राधे राधे भाई सभी को। साल 1940 में मुस्लिम लीग भारत से मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र मांगने की मांग करती है। इसलिए कांग्रेस भारत के जो मुसलमान हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनको सहानुभूति देने के लिए जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको चुना जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस के उस समय बाद में अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो पाते। लेकिन जब 1946 में कांग्रेस चुनाव की बारी आती है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की बारी आती है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका नाम बहुत चर्चाओं में था। दोबारा से रिपीट करना चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष को दोबारा से रिपीट किया जाए। लेकिन एक चीज जैसे जैसे कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट होने लगी कि अब हमारा देश आज़ाद होने वाला है, ब्रिटेन की सरकार हमारे देश को आज़ाद करने वाली है, तो उसके बाद जो नेता लोग थे वह लॉबी बनाने लगे, वह अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करने लगे। उसके बाद जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी, इन सभी नेताओं को एक चीज़ भली भांति से पता थी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसी को देश का प्रधानमंत्री पद मिलेगा, क्योंकि उस समय सबसे प्रबल दावेदार कांग्रेस अध्यक्ष पद के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। लेकिन गांधी जी के इंटरफेयर से गांधी जी एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि 20 अप्रैल 1946 को एक चिट्ठी लिखते हैं कि मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ खबरें चल रही हैं उसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस कमेटी के एक दो मेंबर ने मुझसे अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। उनको भी कहना है कि एक ही अध्यक्ष को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। जिस तरह का माहौल अभी देश में है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैं चाहता हूं कि आप घोषणा कर दें कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रेफरेंस दूंगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष पद दिया गया और बाद में वह जब अंतरिम सरकार बनी तो उसके भी प्रधानमंत्री चुने गए। नेहरू के बाद से अभी तक 14 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 13 हिंदू थे और एक सिख था। आज यदि हमारे बीच ये सवाल है, क्या कोई मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? इस बात पे चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारत में, भारत की संसद में मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व रहा है, क्योंकि अल्टीमेट कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे उसके लिए संसद में आपको बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखना होगा कि इतिहास में पहले मुसलमानों का कितना वोट शेयर रहा है, कितना उनका प्रतिनिधित्व रहा है संसद में, है ना। तो हमें पहले वो समझना हो, उसके बाद हम इस चीज़ को खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत का पीएम कभी मुसलमान हो सकता है। यदि मैं भारत की प्रथम लोकसभा की बात करूं तो प्रथम लोकसभा में 21 मुस्लिम सांसद थे। उन 21 मुस्लिम सांसदों में से 2 को कैबिनेट पद दिया गया, 2 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। यही सिलसिला लगभग 1985 तक चलता है कि लगभग औसतन 2-3 मुस्लिम सांसद थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बाद में 1985 की जो चुनाव होते हैं, 1985 जिसमें राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस लोकसभा में 6 कैबिनेट मंत्री मुस्लिम थे, ना। 6 कैबिनेट मंत्री मुस्लिमों को बनाया गया था। 1980 में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसद बन के आए थे, 49 मुस्लिम सांसद बन के आए थे। किसमें? 1980 में, है ना। अब एकमात्र ऐसे मुस्लिम सांसद थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो गृह मंत्री के पद तक पहुंचे थे, ना। अब ये बात क्यों है? क्योंकि बहुत क्लोज पहुंच चुके थे प्रधानमंत्री के पद तक, लेकिन उनको प्रधानमंत्री का पद मिल ना सका, है ना। अब यदि ओवरऑल बात करें अपने देश की, तो उसमें यदि 2011 की जनगणना की देखी जाए तो लगभग 17 करोड़ के समथिंग अपने देश में मुस्लिमों की आबादी है। अभी वर्तमान में लगभग 25-30 करोड़ के समथिंग मुस्लिमों की आबादी है। इस मुस्लिम आबादी में यदि हम देखें तो लगभग 77 लोकसभा सीटें होनी चाहिए, लेकिन अभी लगभग 27 लोकसभा सीटें ही हैं जिनके पास, मुस्लिमों के पास। यानी प्रतिनिधित्व देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही मुस्लिमों का कम रहा है उनकी आबादी की अपेक्षा में। लोकसभा की सीटें लगभग 543। उन 543 लोकसभा सीटों में लगभग 100 ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिमों की निर्णायक भूमिका रहती है, जिसमें वो अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। 60 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनमें मुस्लिमों का 35% वोट शेयरिंग है, ना। 35% वोटर्स हैं वहाँ पर। कौन? मुस्लिम।
कुछ कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम है ना। लेकिन फिर भी और इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में 14 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 13 सीटें हैं किनकी, मुस्लिमों की। ऐसी सीटें जिन पर 50% से ज़्यादा वोट हैं, वोटर्स मुस्लिम हैं। यदि देश में मुस्लिम मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर से गुलाम मोहम्मद सादिक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से MO हसन फारूक मारीकर, राजस्थान से बरकतुल्ला खां, केरल से CH मोहम्मद कोया, महाराष्ट्र से अब्दुल रहमान अंतुले, बिहार अब्दुल गफूर, असम से सैयद अनवरा तैमूर, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यदि मुस्लिम राष्ट्रपति की बात की जाए तो जाकिर हुसैन, जस्टिस M हिदायतुल्ला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, फखरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम, ये सभी मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। यदि भारत के उपराष्ट्रपति जो मुस्लिम हैं उनकी बात की जाए तो जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। M हिदायतुल्ला, ये भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और हामिद अंसारी, ये भी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब ये हमारे बीच सबसे बड़ा मुद्दा है कि यार इतने राष्ट्रपति बन गए, इतने उपराष्ट्रपति बन गए, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुका है एक मुस्लिम, इतने CM बन गए, है ना, लेकिन फिर भी अंत में जाके क्वेश्चन वही है कि आखिर PM कब बनेगा, मुसलमान PM कब हो सकता है एक, है ना। तो उसके बहुत सारे कारण है, रीजन है ना। तो मैं एक एक बात पे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि इस देश का जो बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था, है ना। उस समय अबुल कलाम आज़ाद सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को कुर्सी दी गई। यदि उस समय एक मुसलमान को भारत का एक प्रधानमंत्री बना देते तो शायद उस समय बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती है ना, लोग कांग्रेस के बहुत ज़्यादा विरोध में आ जाते। इसलिए कांग्रेस ने इस चीज़ को नकार दिया कि नहीं, अपने को मुस्लिम को एक प्रधानमंत्री नहीं बनाना है ना। तो पहला कारण तो यह है कि जो हमारा देश है वो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। आज भी यदि हम देखें तो वो सेंटिमेंट सबके मन में क्रिएट हुए पड़े कि जब हमारा देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ है तो क्यों बनाया जाए, है ना। नंबर दूसरी बात जो मुझे लगता है कि मुस्लिमों ने हमेशा ही वो दूसरी पार्टियां हैं उन पर अपना विश्वास जताया है। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, है ना, उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं कि यार अपना खुद का अलग से मुस्लिम एक PM होना चाहिए। अब की बात अलग है, मैं पिछली बातें कर रहा हूँ, पुरानी बातें कर रहा हूँ। उनको कभी लगा ही नहीं कि एक PM होना चाहिए मुस्लिम, है ना, क्योंकि उनकी जो सभी आवश्यकताएं, चाहे वह वक्फ बोर्ड हो, चाहे वह अल्पसंख्यकों से संबंधी कोई भी नियम कानून हो, उनको माइनॉरिटी स्टेटस हो, है ना, चाहे जैसे हज यात्रा पे सब्सिडी दी जाती है वो हो, तो उनको वो सारी सुविधाएं पार्टियों के द्वारा दी गई, कांग्रेस पार्टियों के द्वारा दी गई और पार्टियों उनके द्वारा दी गई, जिससे उनको कभी लगा ही नहीं कि मुस्लिम PM होना चाहिए, है ना। उनको ये कमी महसूस होने ही नहीं दी। नंबर 3 जो मुझे लगता है, उन्होंने खुद की पार्टी के अलावा उन्होंने जो खुद सोचा था कि अपने लिए भी एक मुस्लिम PM होना चाहिए, उसकी बजाय उन्होंने दूसरी पार्टियों पर अपना विश्वास जताया। फिर चाहे वह कांग्रेस हो, बसपा हो, RJD हो, है ना, इन पार्टियों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास जताया। नंबर चौथी बात, यदि मुस्लिम PM होना चाहिए, यदि मुसलमान इस चीज़ की मांग करते हैं तो मुसलमानों की संसद में लगभग 30% वोट शेयरिंग होनी चाहिए, तभी जाके एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यदि भारत में देखें तो भारत में अभी 15% ही मुसलमान हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि कोई मुस्लिम PM बन जाए। तो ये जो छोटे मोटे पहले और भी पार्टियाँ ऐसी बन चुकी हैं मुसलमानों की, है ना, मुस्लिमों ने अपने क्रिएट किए हैं, जो छोटी मोटी मांग भी करते थे भाई मुसलमान PM होना चाहिए, मुसलमान PM होना चाहिए। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि हैदराबाद में एक पार्टी है AIMIM, है ना, उसके अध्यक्ष हैं ओवैसी, वो हमेशा ये मांग करते हैं कि भाई होना चाहिए एक PM, है ना। तो ये समझने वाली बात ये तभी हो सकता है जब इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो, है ना, और या फिर कोई ऐसा कार्यकर्ता हो, कोई ऐसा नेता हो, है, जो देशभक्त हो, प्रबल दावेदार हो, है ना, पार्टी को उसको समर्थन प्राप्त हो, है ना, उसके विरुद्ध पूरे देश में सेडिमेंट नहीं क्रिएट हुए हो, उसकी छवि साफ हो, तभी जाके कोई मुस्लिम, है ना, कोई दावेदार व्यक्ति वहाँ पे उस प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।